Okay. So hello and welcome to my channel, all of you who are present here and taking my class. So today we will be on the second chapter. We are considering second chapter of the Flamingo, and I will be giving you deep explanation line by line. जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर की दी है द लास्ट लेसन की, इसकी भी हम सेकेंड चैप्टर की जो है द लॉस्ट स्प्रिंग, इसको भी हम अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे और इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे इस चैप्टर का, ताकि आपको एग्ज़ाम में आसानी हो और ये चैप्टर जो है आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो जैसे कि मैंने आपसे फर्स्ट चैप्टर में भी कहा था कि वी हैव फॉर एनी स्टोरी, फॉर एनी लिटरेचर पार्ट, we have to understand its plot, we have to understand the structure, background, everything, right? So इस स्टोरी का भी हम स्टार्ट करने से पहले पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, थोड़ा सा समराइज करेंगे, एक जिस्ट देखेंगे, व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, व्हाट राइटर इज सेइंग, हु इज़ द राइटर। ठीक है, तो हम ये सब चीज़ देखेंगे, देन वी विल कम टू द मेन पार्ट ऑफ द स्टोरी, मेन स्टोरी। ओके, तो लेट्स सी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक चार्ट मैंने आपको दिया है जिसमें स्टोरी के ही बारे में मैंने आपको बताया। जो फर्स्ट कैरेक्टर है, देखिए जो स्टोरी है वो दो पार्ट्स में है। फर्स्ट है साहिब आलम के बारे में, ठीक है, साहिब आलम जो रैग पिकर है। और दूसरा जो पार्ट है स्टोरी का वो है मुकेश के बारे में, जो कि एक बैंगल मेकर है। ठीक है, दो पार्ट्स में स्टोरीज हैं। और फर्स्ट में देखते हैं जो जैक पिकर्स, जिसमें हम साहिब आलम के बारे में बात करेंगे। वो कौन है? साहिब आलम लिव्स इन सीमापुरी, असलम एरिया ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। ठीक है, हिज फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, तो रैक पिकर है साहिब आलम, और कहाँ से शिफ्ट हुआ है, कहाँ से आया? सीमापुरी से आया है। एक एरिया है सीमापुरी जो कि आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली में है। और उसकी फैमिली यहाँ पे क्यों माइग्रेट, कहाँ से माइग्रेट हुई है? बांग्लादेश से। क्यों? क्योंकि नेचुरल डिजास्टर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देख सकते हैं हम, नेक्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं। और इस पिक्चर में, फर्स्ट पिक्चर में भी आप देखेंगे तो एक यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है सीमापुरी दिल्ली, और पीछे ना हट्स बनी हुई हैं आप देखेंगे, उसके पीछे सिटी एरिया है, तो मतलब ये सिटी से काफ़ी दूर रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पिक्चर देखें आप। He works as a rag picker, searching for useful items in garbage. For him, garbage is like gold. क्या बोला है? गार्बेज को कैसे कंपेयर कर रहे हैं? गोल्ड से कंपेयर किया गया है राइटर ने। एज इट गिव्स हिम होप फॉर सर्वाइवल। ठीक है, तो वो क्या काम करता है? रैग पिकर का काम करता है। रैग पिकर कौन होते हैं? वो यूजफुल आइटम सर्च करते हैं। कहाँ से? गार्बेज में से, जो बाहर गार्बेज वगैरह पड़ा होता है वहाँ से वो यूजफुल आइटम सर्च करता है। और उसके लिए गार्बेज कैसा है? गोल्ड की जैसा है। ठीक है, गार्बेज को गोल्ड से कंपेयर किया है। थर्ड पिक्चर देखेंगे आप। ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल एंड हैज़ लॉस्ट हिज चाइल्डहुड स्प्रिंग। तो वो कभी स्कूल नहीं गया है और अपना चाइल्डहुड भी जो है वो पूरा खो चुका है इस वजह से। तो चाइल्डहुड को कैसे माना है? यहाँ पे बोला है स्प्रिंग की तरह से, स्प्रिंग। ठीक है, इंस्टीड ऑफ एंजॉइंग लाइफ ही इज़ फोर्स टू वर्क फॉर इज सर्वाइवल। यहाँ पे क्या बताया कि इंजॉय को, लाइफ को इंजॉय करने की बजाय उसने अपनी पूरी लाइफ जो है, यंग लाइफ, वो कैसे करा है, कैसे बिताई है? काम करके बिताई है, ताकि वो सर्वाइवल कर सके। ओके, ना फोर्थ पिक्चर इज सेइंग लेटर ही गेट्स अ जॉब एट द टी स्टॉल। वो कहाँ पे काम करने लगता है? बाद में एक टी स्टॉल के में काम करता है। ठीक है, बट नाउ ही इज लेस फ्री एंड लेस हैप्पी, शोइंग हाउ पॉवर्टी ट्रैप्स चिल्ड्रन। लेकिन उसके बाद भी वो लेस फ्री रहता है और लेस हैप्पी रहता है। तो ये क्या दिखा रहा है कि जो पॉवर्टी है, गरीबी है, वो चिल्ड्रन, बच्चों में कैसे फैली हुई है और कैसे उनको बना देती है। आगे देखिए लास्ट पिक्चर में, सिक्स पिक्चर में क्या है? साहिब आलम स्प्रिंग चाइल्डहुड इज लॉस्ट इन अ स्ट्रगल फॉर डेली ब्रेड। कैसे खो चुका है उसका जो वो है चाइल्डहुड? डेली ब्रेड के, डेली ब्रेड मतलब रोज़ कमाने वाली जो बात होती, रोज़ मेहनत करना, रोज़ कमाना, डेली ब्रेड सर्वाइवल के लिए, है ना। तो उसका चाइल्डहुड जो वो सारा जो है खो चुका है। और चाइल्डहुड को कैसे कंपेयर कर रहे हैं? स्प्रिंग से। इसलिए यहाँ पे जो स्टोरी का नाम है वो क्या है? लॉस्ट स्प्रिंग, मतलब लॉस्ट चाइल्डहुड, है ना। और किसने लिखा है ये? बाय अनीस जंग। ठीक है, ये आप राइटर का नाम याद रखेंगे। अभी इनके बारे में भी हम सब सीखेंगे, पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में देखिए जो है स्टोरी, वो है मुकेश के बारे में, जो कि बैंगल मेकर है, जो चूड़ियाँ बनाता है। वो कहाँ पे? मुकेश लिव्स इन फिरोज़ाबाद। कहाँ रहता है मुकेश? फिरोज़ाबाद में रहता है। फेमस फॉर इट्स ग्लास बैंगल्स। यहाँ पे क्या बनाई जाती है? ग्लास बैंगल्स बनाई जाती हैं। हिज फैमिली बिलोंग्स टू अ पुअर बैंगल मेकिंग कम्युनिटी। और उसकी जो फैमिली, वो कहाँ से बिलोंग करती है? पुअर फैमिली मेकिंग बैंगल्स कम्युनिटी से बिलोंग करती है। ठीक है, हिज फैमिली वर्क्स इन अ बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। सेकंड पिक्चर में देखिए, ठीक है,
कहाँ पे काम करती है उसकी फैमिली? बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। चिल्ड्रन वर्क इन डेंजरस कंडीशंस इन हीट, स्मोक एंड ग्लास डस्ट। और चिल्ड्रन वहाँ पे कैसे काम करते हैं? डेंजरस कंडीशन में काम करते हैं, क्योंकि चूड़ियाँ बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, जो बैंगल्स हम लोग पहनते हैं उसके लिए क्या चाहिए होता है? हीट, स्मोक और ग्लास। तो ऐसी डेंजरस कंडीशंस में वहाँ पे बच्चे काम करते हैं। Now third picture, Mukesh dares to dream of becoming a motor mechanic and wants to break the tradition of working in the Bengal industry. मुकेश क्या बनना चाहता है? एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वो चाहता है कि जो फैमिली का ट्रेडिशन चलता आ रहा है ये बैंगल मेकिंग का, वो उसको तोड़ दे। Now coming to the fourth picture, as you can see, but his family wants him to continue the traditional work to support their livelihood. लेकिन फैमिली क्या चाह रही है कि वो जो है, जो उसकी फैमिली काम करती चलते आ रही है बैंगल मेकिंग का, ठीक है, तो वो इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करे और लाइवलीहुड के लिए फैमिली को सपोर्ट करे, वर्क को सपोर्ट करे। फिफ्थ पिक्चर देखिए, ही स्टडीड एट नाइट एंड वर्क्स इन द फैक्ट्री डे बाय डे ट्राइंग हार्ड टू अचीव हिज ड्रीम। लेकिन वो दिन और रात पढ़ता है, ठीक है, और फैक्ट्री में भी काम करता है ताकि जो है वो अपने ड्रीम को अचीव कर सके। हाउएवर सोशल इकोनॉमिक बैरियर्स मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू एस्केप पॉवर्टी। तो इसमें और क्या बता रहे हैं कि जो सोशल इकोनॉमिक बैरियर है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो इस को तोड़ नहीं पाता और फैमिली ट्रेडिशन से बाहर नहीं आ पाता, और ताकि ना ही वो जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उससे बच सकता है। अब देखिए इन दोनों ही कहानियों में एक चीज़ सेम है, वो ये है कि मुकेश और साहिब आलम अपना जो चाइल्डहुड का जो एरा है, ठीक है, जो पीरियड है वो खो चुके हैं, ठीक है। एक बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है और एक है रैप सिंगर, ठीक है। तो और ये दोनों ही किसके अंदर फंसे हुए हैं? पॉवर्टी के अंदर। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आएंगी स्टोरी में। थीम्स क्या है? चाइल्ड लेबर एंड एक्सप्लॉयटेशन, उसके बाद पॉवर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन, लॉस ऑफ चाइल्डहुड जिसको लॉस स्प्रिंग बोला गया है, और ड्रीम्स वर्सेस हार्श रियलिटी, उसके बाद सोशल इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी, ठीक है। अब कंक्लूजन भी देख लेते हैं यहाँ पे। लॉ स्प्रिंग शोज दैट मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू लेबर ड्यू टू पॉवर्टी, लॉसिंग लूजिंग देयर चाइल्ड एंड ड्रीम्स। क्या करते हैं वो इसकी वजह से, पॉवर्टी की वजह से उनको चाइल्ड लेबर में आना पड़ता है, ठीक है, और वो अपना चाइल्डहुड भी इसमें खो देते हैं और अपने ड्रीम्स जो होते हैं, वो ख्वाब जो होते हैं, वो भी इसमें खो देते हैं। ओनली अवेयरनेस, एजुकेशन एंड स्ट्रॉन्ग विल लाइक मुकेश कैन ब्रिंग चेंज। अगर हाँ, मुकेश के अंदर हम एक चीज़ देख सकते हैं कि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग विल था, वो दिन और रात अपनी पढ़ाई करता था, एजुकेशन करता था, जैसे आप फिफ्थ पिक्चर में देख सकते हैं। अगर ऐसा हो सकता है तो क्या होगा, वो एक चेंज ला सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल है। एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू लिव, लर्न एंड ड्रीम, लेट्स ब्रिंग बैक देयर लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। तो इस कहानी को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं और क्या क्या इसमें बताया गया है। सबसे पहले हम जो है टाइटल को देख लेंगे, टाइटल क्यों दिया गया है ऐसा, और लॉस्ट स्प्रिंग क्या हमें बताता है। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, दिस इज द टाइटल ऑफ द चैप्टर रिटन बाय अनीस जंग। मैंने आपको बताया अनीस जंग। लॉस्ट स्प्रिंग सिम्बलाइजेज लॉस ऑफ चाइल्डहुड वेयर स्प्रिंग रिप्रेजेंट्स यूथ एंड हैप्पीनेस ग्रोथ। अब यहाँ पे जो स्प्रिंग वर्ड है ना, वो चाइल्डहुड को डिनोट किया गया है, ठीक है। लॉस ऑफ चाइल्डहुड स्प्रिंग को बोला है। स्प्रिंग क्या दिखाता है हमें, किसको रिप्रेजेंट किया है? स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन आप जानते हैं ना, तो किससे डिनोट किया है? यूथ से, ठीक है, हैप्पीनेस और ग्रोथ, क्योंकि वो टाइम पीरियड ऐसा होता है कि इसमें जो एक ह्यूमन बीइंग होता है वो यंग होता है ना, ग्रोथ का टाइम होता है, उसका लर्निंग का टाइम होता है, हैप्पीनेस उसे मिलती है ना, फ्रेश अप होता है। तो ये सब चीज़ें इसलिए चाइल्डहुड को स्प्रिंग से कनेक्ट किया है, स्प्रिंग सीजन से कनेक्ट किया है, ठीक है। द सब टाइटल स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। अब यहाँ पे एक सब टाइटल भी है, लॉ स्प्रिंग के बाद नीचे एक टाइटल है, क्या? स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, है ना। लॉ स्प्रिंग के नीचे आप यहाँ देखेंगे एक सब टाइटल भी दे रखा है आपको। अब इसका क्या मतलब होता है? क्लियरली इंडिकेट्स दैट द चैप्टर फोकसेस ऑन चिल्ड्रंस whose childhood has been taken away due to poverty and exploitation। अब इस लाइन से हमें पता लग रहा है कि इसमें हम ऐसे बच्चों के बारे में पढ़ेंगे जिनका जो चाइल्डहुड वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। किसकी वजह से? एक्सप्लॉयटेशन की वजह से भी और पॉवर्टी की वजह से भी। इट सेट्स द इमोशनल एंड थेमेटिक टोन ऑफ द एंटायर चैप्टर। तो हमें पता लग रहा है एक थीम हमें पता लग रही है, कि इमोशनल टोन हमें पता लग रहा है चैप्टर का,
ठीक है, कमिंग टू द ऑथर नाउ, अनीस जंग के बारे में देखते हैं वो कौन थे। दिस हेडिंग इंट्रोड्यूसेस द राइटर ऑफ द चैप्टर, इट प्रिपेयर्स द रीडर टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड एक्सपीरियंसेस एंड द क्रिएटिविटी ऑफ द ऑथर। ठीक है, तब ये पता लग रहा है कि हमें जो है, अब हमें ऑथर के बारे में पता लगने वाला है। अब यहाँ पे आता है ऑथर के बारे में, अनीस जंग 1944 डेट मेंशन हुई हुई याद रखेंगे, was born in रूरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में। तो बर्थ प्लेस पता लगी हमें और कहाँ पे थे ये पता लगा। ठीक है, अनीस जंग अर्ली लाइफ इन्फ्लुएंस्ड हर पर्सपेक्टिव ऑन सोसाइटी। तो जो अर्ली लाइफ उनकी रही है, उनका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहा है, सोसाइटी के ऊपर। ठीक है, शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये आपने देख लिया कहाँ पे एजुकेशन ली उन्होंने, हैदराबाद में, उसके बाद यूएसए में। देन हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उनके जो पेरेंट्स थे वो कौन थे, दोनों ही लिटरेरी बैकग्राउंड से थे। ठीक है, राइटर्स थे। चलें देखते हैं, अनीस जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। उन्होंने अपना अपना जो करियर था राइटर के, एज अ राइटर कहाँ शुरू किया, इंडिया में। ठीक है, और इसी वजह से जो उनकी स्टोरीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि हम ये वाली स्टोरी अब पढ़ने वाले देखेंगे, तो इस जो स्टोरीज़ है उनकी, वो इंडियन सोसाइटी और इश्यूज़ पे कनेक्टेड है। ठीक है, हर राइटिंग इज़ देयर फॉर डीपली रूटेड इन इंडियन रियलिटीज़, इसलिए इंडियन की रियलिटीज़, इंडिया की रियलिटी यहाँ पे सामने आएगी, देखेंगे हम। शी हैज़ बीन एन एडिटर, कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स। ठीक है, एडिटर भी रह चुकी हैं, कॉलमनिस्ट भी रह चुकी हैं, कहाँ पे, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में। ठीक है, और अब्रॉड में भी, इंडिया और अब्रॉड में, और सेवरल बुक्स भी उन्होंने लिखी हैं। The following is an excerpt, क्या है, एक्सर्प्ट है एक, फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉ स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ चिल्ड्रन चाइल्डहुड। अब ये क्या है, एक्सर्प्ट क्या होता है, दिस सेंटेंस इन्फॉर्म द रीडर दैट द टेक्स्ट इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर वर्क। ठीक है, अब लॉ स्प्रिंग द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड एक अच्छी खासी नॉवल है, ठीक है, बुक है, उसमें से एक्सट्रैक्ट लिया है, ये दो पार्ट वन और पार्ट टू जो दिया है, छोटा सा एक्सट्रैक्ट उसमें से लिया है, जो कि इसमें हम पढ़ेंगे मुकेश के बारे में और साहिब आलम के बारे में। ठीक है, इट हैज़ इन अंडरस्टैंडिंग दैट द चैप्टर इज़ वन पीस ऑफ अ ब्रॉडर कलेक्शन ऑफ स्टोरीज अबाउट डिप्राइव्ड चाइल्डहुड। तो इसमें, उस नॉवल में और भी बहुत सारे बच्चों के बारे में उन्होंने बात करी है। Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation। तो इसमें हम क्या बताएंगे, इसमें क्या पता लग रहा है हमें कि जो राइटर लिख रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, ग्राइंडिंग पॉवर्टी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, refers to extreme and continuous poverty, बहुत ज़्यादा गरीबी। ठीक है, the author critically examines how poverty and certain traditions force children into exploitation। तो ये भी critically analyze कर रहे हैं, बता रहे हैं कि एग्जामिन कर रहे हैं किस तरह से जो पॉवर्टी है चिल्ड्रंस को, बच्चों को मूव ऑन कर देती है ना, सब उनको उनके फैमिली ट्रेडिशंस के अंदर, या रैक पिकर जैसे हम देखते हैं, इस तरह के काम करने में उनको मजबूर कर देती है, क्या, गरीबी। ठीक है, और उनका फिर एक्सप्लॉयटेशन होता है, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम लिविंग नॉर्मल चाइल्डहुड। और ये सब चीज़ें प्रिवेंट करती हैं वो कि वो नॉर्मल लाइवलीहुड या चाइल्डहुड अपना नहीं जी पाते। ठीक है, तो ये सब चीज़ें फोकस की जाएंगी इस स्टोरी में, और हम अब मेन कीवर्ड्स देख लेते हैं अभी तक क्या क्या आए हैं। ओके, कैरेक्टर्स अनीस जंग, प्लेसेस कौन कौन सी हैं, रूरकेला, रूरकेला, ये आप याद रखेंगे, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इवेंट्स कौन कौन से अभी तक हमने देखे, ऑथर्स, बर्थ एंड अपब्रिंगिंग, एजुकेशन, राइटिंग करियर, कंसेप्ट्स, पॉवर्टी, चाइल्डहुड लॉस, एक्सप्लॉयटेशन, देन वी हैव सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है, एग्जाम रिलेवेंट वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने आंसर्स में भी आप यूज़ करेंगे, ग्राइंडिंग पॉवर्टी, exploitation, adolescence, perspective, credibility, literary background and marginalization। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको नोट करें प्लीज़। ठीक है, नाउ कमिंग टू द चैप्टर, लेट्स स्टार्ट। Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging from gold in the garbage dumps of my neighborhood। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं नरेटर, यहाँ पे नरेटर बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए, आई आया है, आई आस्क साहिब,
तो क्या कह रहे हैं, द नरेटर क्वेश्चन साहिब अबाउट हिज डेली एक्टिविटी ऑफ सर्चिंग थ्रू गार्बेज। अब वो अपने नेबरहुड में, जो राइटर है, नरेटर है, वो रोज़ देखते हैं साहिब आलम को नेबरहुड में कि वो गार्बेज में से कुछ कलेक्ट कर रहा है। तो नरेटर पूछ रहे हैं साहिब से आज एक दिन कि तुम ये रोज़ क्यों करते हो और तुम क्या जो है सर्च कर रहे हो, डेली तुम्हारी डेली की एक्टिविटी है ही हो गई है, और तुम क्या सर्च कर रहे हो गार्बेज में से। द फ्रेज स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, ठीक है, metaphorically means that is looking for valuable items in ways to earn money। ठीक है, अब यहाँ पे एक फ्रेज आया है, whom I encounter every morning scrounging for gold। scrounging for gold क्या है, मेटाफोरिकली यूज हुआ है। मेटाफर क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, आई विल बी कवरिंग एवरी फिगर ऑफ स्पीच इन अ परफेक्ट एंड अ डिस्क्रिप्टिव वीडियो बट लेटर ऑन, नॉट राइट नाउ। लेकिन अभी जो चैप्टर के अंदर जैसे जैसे फिगर ऑफ स्पीचेज आएंगी, ठीक है, पार्ट ऑफ जो आएंगे आपके पोएट्री डिवाइसेस, ये हम साथ साथ समझते रहेंगे। लेकिन बाद में मैं एक अच्छी सी इन पे वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको पता लग जाए कौन कौन से होते हो, कैसे कैसे आपको पहचानने हैं। ठीक है, तो ये एक मेटाफर है। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड यूज हुआ है किसके लिए, कि वैल्यूएबल आइटम्स जो वो गार्बेज में से रोज ढूंढता है, ठीक है, निकालता है। तो राइटर पूछ रहा है कि तुम क्या सर्च कर रहे हो, और क्योंकि वो वैल्यूएबल आइटम जो है गार्बेज में से सर्च कर रहा था, साहिब आलम से पूछ रहे हैं नरेटर। दिस शोज द हार्श रियलिटी ऑफ पॉवर्टी, वेयर चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू अ ग्रैग पिकिंग इंस्टीड ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पे जो ये पूरा सिनेरियो में नज़र आ रहा है, एक इमेज हमारे दिमाग में भी क्रिएट हो जाती है कि हाँ, एक बच्चा है जो रैग पिकिंग कर रहा है, उसमें से वो वैल्यूएबल आइटम्स निकाल रहा है ना। पिक्चर जब मैं आपको कुछ समझाया करूँ तो उसकी आप इमेज बनाया करिए, ठीक है, बिकॉज इट्स अ स्टोरी, यू हैव टू मेक अ इमेज। ठीक है, तो आप इमेज बनाइए और सोचिए। तो ये क्या दिखा रहा है हमें, कि वो बच्चा जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी स्ट्रिकन बैकग्राउंड से आ रहे हैं, मतलब बहुत गरीब है ना। तो यहाँ पे हार्श रियलिटी पता लग रही है पॉवर्टी की उन बच्चों के बारे में, और उनको इसी वजह से रैग पिकिंग के अंदर डाला गया, ना कि इस उम्र में उनको एजुकेशन नहीं दी जा रही। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस साहिब्स कैरेक्टर एंड हिज डिफिकल्ट लाइफ। हमें यहाँ पे साहिब के कैरेक्टर के बारे में पता लग रहा है और उसकी डिफिकल्ट लाइफ के बारे में भी पता लग रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। साहिब लेफ्ट इज होम लॉन्ग अगो। अब साहिब यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि उसने जो है अपना जो नेटिव प्लेस है, जहाँ से वो है, उसकी बर्थ प्लेस जो है वो बहुत पहले छोड़ चुका है। इट रिफ्लेक्ट डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन ड्यू टू डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। हमें ये भी पता लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट पता लग रही है, माइग्रेशन भी पता लग रहा है, डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस की वजह से। इट ऑल्सो शोज दैट हिज चाइल्डहुड रूट्स आर कनेक्टेड फॉर फ्रॉम हिज प्रेजेंट लाइफ, है ना। तो उसके पता लग रहा है हमें कि वो एक माइग्रेंट चाइल्ड है और अपने घर से सेपरेट बहुत पहले हो चुका है। साहिब आलम सेट एडमिट्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टिंक्ट मेमोरी। अब क्या पता लग रहा है, साहिब होम इज इन ढाका, कहाँ से है वो, ढाका से है। वॉज वंस ब्यूटिफुल एंड सराउंडेड बाई ग्रीनरी, जो कि पहले बहुत ब्यूटीफुल रहा था और ग्रीनरी से सराउंडेड था। हाउ एवर ही नो लॉन्गर रिमेंबर इट क्लियरली, विच शोज हाउ लॉन्ग ही हैज़ बीन अवे। द हाईलाइट्स लॉस ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज ड्यू टू पॉवर्टी एंड माइग्रेशन। तो जब वो बता रहा है ढाका के बारे में, तो वो कह रहा है कि मुझे बहुत पहले याद था कि ढाका इस तरह का था, बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत सराउंडेड था ग्रीनरी से। लेकिन ये बहुत टाइम पहले की बात है। इससे पता लग रहा है कि वो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को भी खोता जा रहा है, किसकी वजह से, माइग्रेशन की वजह से और पॉवर्टी की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। अब उनकी माँ क्या बताती हैं साहिब आलम की, कि साहिब फैमिली सफ़र ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, किससे सफ़र हुए, किस वजह से माइग्रेट हुए, वो नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, लाइक जैसे कि स्टॉर्म्स, जिसकी वजह से उनके लाइवलीहुड डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, दिस फोर्स देम टू लीव देयर होम, और इसकी वजह से ही, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से ही उन्होंने अपना घर को छोड़ना पड़ा। ठीक है, इट शोज हाउ इन्वायरमेंट फैक्टर्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू पॉवर्टी एंड माइग्रेशन। ये भी हमें बता रहे हैं कि इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से भी ये चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं पॉवर्टी और माइग्रेशन को। ठीक है, अब इसी बातें कौन बता रहा है, साहिब आलम को उनकी माँ बता रही है। ठीक है, हिज मदर टोल्ड ऑल दिस, दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसकी वजह से उन्होंने छोड़ा अपना घर, अपना मदरलैंड। ठीक है, लुकिंग फॉर गोल्ड इन अ बिग सिटी वेयर ही इज नाउ लॉ। अब लुकिंग फॉर गोल्ड का मतलब क्या है, कि सिंबलाइज कर रहा है फाइंडिंग वैल्यूएबल आइटम्स इन गार्बेज, की गार्बेज के अंदर कुछ वैल्यूएबल आइटम्स मिल सकें। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स फॉल्स होप एंड हार्श रियलिटी ऑफ अर्बन पॉवर्टी। फॉल्स होप भी नज़र आ रहे हैं हमारे इसके इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद, और हार्श रियलिटी कहाँ पे, अर्बन पॉवर्टी के अंदर। ठीक है, अर्बन सोसाइटी के अंदर अंदर। आई हैव नथिंग एल्स टू डू,
ही मटर्स लुकिंग अवे। अब वो क्या कह रहा है, साहिब एक्सप्रेसेस हेल्पलेसनेस एंड लैक ऑफ चॉइस। वो कह रहा है कि मेरे पास और कुछ भी नहीं है इसके अलावा करने के लिए। हिज बॉडी लैंग्वेज शोज डिस्कम्फर्ट एंड रेजिग्नेशन। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो क्या दिखा रही थी, डिस्कम्फर्ट भी दिखा रही थी और रेजिग्नेशन भी दिखा रही थी। हिज रिफ्लेक्ट्स दिस रिफ्लेक्ट्स द इमोशनल कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन ट्रैप्ड इन पॉवर्टी। ठीक है। गो टू स्कूल आई से glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. तो नैरेटर क्या कह रहे हैं, नैरेटर कैजुअली सजेस्ट एजुकेशन बट इमीडिएटली रियलाइज दैट इट इज अनरियलिस्टिक। एकदम से नैरेटर क्या बोलते हैं कि तुम स्कूल जाओ पढ़ने के लिए, लेकिन वो ये भी सोचते हैं कि ये तो अनरियलिस्टिक सी बात लग रही है ऐसे बच्चों के लिए ना, साहिब आलम के लिए, कि ये स्कूल नहीं जा सकते, एजुकेशन नहीं ले सकते। दिस हाईलाइट द गैप बिटवीन द आइडियल सॉल्यूशंस एंड ग्राउंड रियलिटी। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, गैप हमें दिखा रहा है कि हम आइडियल सॉल्यूशन तो दे देते हैं ना किसी को भी, कि एकदम बोल देते हैं, जैसे नैरेटर ने यहाँ पे बोला कि आप जो है स्कूल जाएं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। तो यहाँ गैप हमें पता लग रहा है। इट शोज द नैरेटर्स अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी। एक और चीज़ हमें यहाँ पता लग रही है कि नैरेटर कितना सेंसिटिव है, इमोशनल है, ठीक है, और अवेयर है आसपास की सोसाइटल इश्यूज से। ठीक है, इस वजह से वो एजुकेशन के एडवाइस दे रहा है। आगे देखते हैं। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो साहिब क्या बोल रहा है, साहिब शोज विलिंगनेस टू स्टडी बट लैक्स एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज। तो साहिब कह रहा है कि मुझे शौक है पढ़ने का, मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जब जाऊँगा जब मेरे आसपास एक स्कूल कोई बन जाएगा। ठीक है। तो दिस रिफ्लेक्ट सिस्टमिक फेलियर एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप देख सकते हैं कि इससे हमें ये पता लग रहा है कि आसपास जहाँ वो रहता है, ठीक है, सीमापुरी में, वहाँ पे उस टाइम आसपास क्या है, प्रॉपर स्कूलिंग नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन का सिस्टम्स नहीं प्रोवाइडेड है बाय गवर्नमेंट। ठीक है। दिस रिफ्लेक्ट सिस्टमिक फेलियर एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हिज होप इज सिंपल येट डिस्टेंट। ठीक है। साहिब वांट्स एजुकेशन बट लैक्स अपॉर्चुनिटी। उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे और टेक्स्ट बुक्स अपने साथ लेके बैठेंगे ताकि आप जो मार्क कर लें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट लाइंस को। ठीक है। विदाउट टेक्स्ट बुक्स यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट। प्लीज़ अपने टेक्स्ट बुक्स जो है फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर वो आप अपने पास लेके बैठें, ओपन करें उसको। ठीक है। जो लाइंस मैं आपको समझा रही हूँ उनको मार्क करते हुए चले, और साथ ही साथ आप एक पेंसिल पेन और मार्कर भी लेके बैठेंगे। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Coming to the next line, if I start a school, will you come? I ask half joking. अब नरेटर क्या कह रहे हैं, अगर मैं स्कूल खोलती हूँ तो आप क्या तुम मेरे साथ मेरे स्कूल में पढ़ोगे? ठीक है, तो ठीक है, इस तरह से पूछ रहे हैं। क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, हाउ प्रिविलेज पीपल समटाइम्स मेक इनसेंसिटिव रिमार्क्स अननोइंगली, है ना। तो किस तरह से नरेटर जो है क्या कर रहे हैं, क्या कर रही है, अनरियलिस्टिक प्रॉमिस इसके साथ कर रही है, ऐसी बातचीत कर रही है। ओके, यस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली। अब साहिब क्या कह रहा है, रिस्पॉन्स विद जेन्युइन एंथुसियाज्म एंड होप। ठीक है। तो एकदम से रिप्लाई कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है एंथुसियाज्म के साथ और होप के साथ। हिज इनोसेंट रिएक्शन शोज हिज स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर एजुकेशन। और उसका जो इनोसेंट डिज़ायर है, रिएक्शन है, वो क्या बता रहे हैं हमें इस लाइन में, कि वो बहुत एजुकेशन को लेना चाहता है, पढ़ना चाहता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे सिस्टमिक फेलियर्स है, बहुत गरीब है, बहुत सारे इश्यूज हैं, वो नहीं पढ़ पाता, एजुकेशन नहीं ले पा रहा है प्रॉपर अच्छे स्कूल में। ठीक है। तो लेकिन ये इस लाइन से हमें क्या पता लग रहा है कि ही वॉन्ट्स टू स्टडी एंड ही वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल। A few days later, I see him running up to me. Sahib remembers the promise and approaches the narrator with excitement. This shows his trust and innocent. तो ये उसका जो प्रॉमिस है नैरेटर के साथ, वो सीरियसली ले जाता है। और कुछ दिन बाद भी ऐसा होता है कि वो साहिब जो है नैरेटर के पास भागता हुआ आता है। इज़ योर स्कूल रेडी? तो क्या पूछ रहा है साहिब, कुछ दिन बाद जब वो भागता हुआ आ रहा है नैरेटर के पास, क्या पूछ रहा है साहिब, आज सिंसियरली अबाउट द स्कूल। तो नैरेटर से पूछता है कि आपने स्कूल बनवा लिया, कि आपका स्कूल रेडी है? शोइंग दैट ही बिलीव द नैरेटर। ऐसा लग रहा है कि वो इस लाइन से क्या बोला कि उसने बिलीव कर लिया नैरेटर की बातों पे। दिस रिफ्लेक्ट्स हिज इनोसेंस एंड डेस्परेशन फॉर एजुकेशन। तो वो क्या दिखा रहा है हमें, इनोसेंस दिखा रहा है कि वो कितना इनोसेंट है साहिब, और डेस्परेट है एजुकेशन के लिए, स्कूल जाने के लिए। ठीक है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से। अब नरेटर क्या कह रहे हैं कि साहिब स्कूल बनने में बहुत टाइम लगता है। आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। और एम्बेरेस्ड भी हो रहा है यहाँ पे नरेटर। क्यों नरेटर एम्बेरेस हो रही है? क्योंकि प्रॉमिस किया है, कि प्रॉमिस कर लिया था उन्होंने ऐसी चीज़ के लिए जो कि वो नहीं बना सकती, है ना। द नरेटर फील्स गिल्टी फॉर मेकिंग अ फॉल्स प्रॉमिस। फॉल्स प्रॉमिस उन्होंने किया था। दिस शोज अवेयरनेस ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। But promises like mine abound.
इज इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसका मतलब क्या है, फॉल्स प्रोमिस आर कॉमन इन द लिव्स ऑफ पुअर चिल्ड्रन। अब वो क्या बता रही है, राइटर क्या कह रहे हैं कि फॉल्स प्रोमिस बहुत कॉमन होते हैं किसके लिव्स में, पुअर चिल्ड्रन के लिव्स में, ठीक है, गरीब लोगों के बीच में, गरीब बच्चों के बीच में। आप कितने फॉल्स प्रोमिस कर लीजिए, वो यकीन कर लेंगे ना। दिस हाईलाइट्स सोसाइटल नेगलेक्ट एंड लैक ऑफ रियल सपोर्ट। और इस ये क्यों करते हैं बच्चे वो, क्योंकि ये हाईलाइट कर रहा है सोसाइटल नेगलेक्ट, कि उनको सोसाइटी में किस तरह से नेगलेक्ट किया जा रहा है, और लैक ऑफ रियल सपोर्ट, उनको रियल सपोर्ट भी नहीं मिल रहा, ठीक है। तो एम्प्टी प्रोमिस पे वो यकीन कर लेते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। अब नैरेटर क्या बता रही है, राइटर क्या कह रही है कि मैं उसे जानती तो थी बहुत टाइम से, मैं देखती थी कि वो रैग पिकिंग कर रहा है मेरी सोसाइटी में, मेरे नेबरहुड में देखती थी मैं, लेकिन बहुत टाइम बाद मैंने उसका नाम पूछा, ठीक है। साहिब आलम ही अनाउंसेस, पूरा नाम क्या है साहिब का, साहिब आलम। अब ये जो पूरा नाम है इसका मीनिंग भी देख लेते हैं। साहिब इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ विद प्राइड, और उसने प्राइड से अपना नाम बोला। हिज नेम हैज सिग्निफिकेंट मीनिंग, ठीक है। और दो ही इज अनअवेयर ऑफ इट, वो खुद अनअवेयर था इस नाम अपने नाम के मीनिंग से, ठीक है। तो साहिब नेम रिफ्लेक्ट आयरनी, अब उसके नाम में क्या है, आयरनी है। दिस इज ऑल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच, आयरनी। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, उसे नहीं पता कि था कि मेरे नाम, अपने ही नाम का, साहिब आलम नाम का फुल मीनिंग क्या है, ठीक है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, क्या नाम था उसके नेम का, क्या मीनिंग था, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, he would have a hard time believing it. तो the meaning of his name contrasts sharply with his poor condition. तो कंट्रास्ट यहाँ पे आयरनी आ रही है, ठीक, कंट्रास्ट हो रहा है, मतलब बिल्कुल ही ऑपोजिट हो चुका है। जो उसकी पुअर कंडीशन है, लिविंग कंडीशन है, ठीक है, जिस बैकग्राउंड से वो है, उस चीज़ को बिल्कुल कंट्रास्ट कर रहा था उसका नाम का मीनिंग, ठीक है। उसके नेम का मीनिंग क्या था, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। दिस आयरनी, जो आयरनी है, हाईलाइट द गैप बिटवीन आइडेंटिटी एंड रियलिटी। तो हमें क्या पता लग रहा है, आयरनी से, इस आयरनी से क्या पता लग रहा है, गैप है आइडेंटिटी में और रियलिटी में, ठीक है। ओके, अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. अब आपका अपने नाम का मतलब ना जानते हुए, ठीक है, वो कैसे घूमता फिरता था अपने फ्रेंड्स के साथ स्ट्रीट्स में, ठीक है। और बेयरफुट बॉयज़, बेयरफुट बॉयज़ आप समझ सकते हैं, जिनके फीट्स में क्या नहीं हो, स्लीपर्स ना हो या शूज़ ना हो, तो ऐसे बच्चों के साथ वो घूमता फिरता था, ठीक है। और फिर नून में वो गायब हो जाता था, अपने घर चला जाता था, ठीक है। तो इससे पता लग रहा है कि वो ऐसे बच्चों के साथ घूमना फिरना पसंद करता था जो कि फ्री नज़र आते थे, मतलब वो उसी के जैसे थे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। कई महीनों बाद नैरेटर क्या बता रही है कि कुछ महीनों बाद मैं जितने भी बच्चों के साथ घूमता था, वो ग्रुप जो था उस साहिब आलम के साथ जो बच्चे घूमते थे, उनको एक एक करके समझ पाई, ठीक है। देखिए, द नैरेटर बिकम्स फैमिलियर विद द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, दिस शोज हर ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट। तो ये पता लग रहा है हमें कि जो नैरेटर है, राइटर है, वो भी क्या कर रही है, इन्वॉल्व हो रही है, ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है कि वो साहिब आलम जो है उसके जो साथ में बच्चे हैं वो किस तरह के हैं और क्या करते हैं, ठीक है। वाई aren't you wearing चप्पल्स, आई आस्क। तो आई आस्क वन, तो वो क्या कह रही हैं, उन्होंने ग्रुप को रोका और उससे उनसे पूछा कि तुम चप्पल्स क्यों नहीं पहने हो। चप्पल्स हम बोलते हैं ना हिंदी में, ठीक है, स्लीपर्स जो हम घर में पहनते हैं या बाहर पहन के जाते हैं, सैंडल्स, चप्पल्स, कुछ भी हम बोलते, तो उन्होंने हिंदी में ये वर्ड बोला चप्पल्स, क्योंकि उनको चप्पल ही समझ में आएगा बच्चों को। तो वो क्या कह रही है, नैरेटर नोटिसेस देयर पॉवर्टी एंड क्वेश्चन इट दिस हाईलाइट्स लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़। तो जब नैरेटर ने नोटिस किया कि उनके जो पैरों में क्या नहीं है, सैंडल्स नहीं है, चप्पल्स नहीं है, तो उन्होंने क्वेश्चन किया। ये क्या हाईलाइट कर रहा है कि पॉवर्टी हाईलाइट कर रहा है उन बच्चों की, और इस वजह से उन्होंने क्वेश्चन भी किया। और ये भी पता लग रहा है कि उन बच्चों के पास बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए भी पैसे नहीं हैं, ठीक है। लैक, चिल्ड्रन लैक बेसिक फुटवेयर। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। अब उसमें से एक बच्चा वो क्या बोलता है, कैजुअल एक्सक्यूज़ दे देता है कि मेरी माँ जो है वो शेल्फ में से नीचे उतार के मुझे नहीं देती, ठीक है, ताकि जो पॉवर्टी है वो छुपा सके, गरीबी को छुपा सके। इसलिए बच्चा क्या करता है, कैजुअल एक्सक्यूज़ बना देता है। दिस शोज हाउ चिल्ड्रन नॉर्मलाइज डेप्रिविएशन।
ठीक है। अब ये क्या बता रहा है कि चिल्ड्रन किस तरह से इस चीज़ को, इस पॉवर्टी को डेप्रिविएट कर देते हैं, मतलब छुपा लेते हैं। उन्होंने इस चीज़ को कैसे इस तरह से एक्सेप्ट कर रखा है। ओके, even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. अब दूसरा बच्चा क्या कह रहा है कि अगर इनकी मदर इसको दे भी देती हैं पहनने के लिए सैंडल्स या चप्पल्स, वो उसको फेंक देता है। और वो जो खुद बच्चा, वो कैसे चप्पल पहना हुआ था, कैसे शूज़ पहना हुआ था, मिस्ड मैच थे, मतलब वो किसी और के साइज़ में डिफरेंट थे, कलर में डिफरेंट थे, किसी और के शूज़ पहना हुआ था, ठीक है। अनदर चाइल्ड जस्ट ट्राइज टू जस्टिफाई बीइंग बेयरफुट, दिस रिफ्लेक्ट कॉपिंग मैकेनिज्म टू हाइड हार्डशिप। और यहाँ पे पता लग रहा है कि ये जो बच्चे हैं ये एक दूसरे को छुपा रहे हैं, एक दूसरे की पॉवर्टी को छुपा रहे हैं ना, एक दूसरे को एक तरह से जस्टिफाई करने के लिए आंसर दे रहे हैं, ताकि जो उनकी हार्डशिप्स हैं डेली सर्वाइवल के लिए वो छुपे रहें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ ही पता लग रही है। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। तो क्या करा, जब राइटर कमेंट करने लगी तो क्या हो गया, बच्चे ने क्या करा, एम्बेरस होके अपने फीट को क्या करने लगा, शफल अप करने लगा, और उसने आंसर नहीं दिया। दिस शोज साइलेंट सफरिंग। तो इससे पता लग रहा है कि बच्चों के अंदर क्या है, फीलिंग्स हैं कि हम भी खरीदें, पहने, अच्छे से अच्छे फुटवेयर्स को लें, लेकिन वो नहीं खरीद सकते। इसलिए क्या है, या तो बेयरफुट रहते हैं या फिर वो जहाँ से भी मिला उनको, जैसा भी मिला, वो क्या कहते हैं, without looking the structure, color or pattern, whatever you can say of the shoes they are wearing, ठीक है। तो गार्बेज में से कलेक्ट करा और उन्हें पहन लिया। तो यहाँ पे पता लग रहा है कि बच्चे जो है वो क्या है, वो एम्बेरस भी फील कर रहे हैं, शेम भी उन्हें हो रहा है। क्यों? क्योंकि शेम क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि पॉवर्टी क्रिएट्स शेम। गरीबी जो है उनको क्या कर रही है, एक तरह से उनको शेमफुल बना दिया है ना, उनको साइलेंट सफरर्स बन चुके हैं। उनको साइलेंटली फील हो रहा है कि हाँ, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम जो है अच्छा से एक फुटवेयर खरीद सकें या पहन सकें। ओके, सो दिस लाइन्स आर शोइंग ऑल दिस, आई वॉन्ट शूज, से अ थर्ड बॉय who was never owned a pair of all this his life. अब जो वहाँ पे तीसरा बच्चा खड़ा हुआ है उस ग्रुप के अंदर, वो क्या कह रहा है, बोल रहा है कि मुझे शूज़ चाहिए, मैं एक अच्छा सा पेयर ख़रीदना चाहता हूँ, और मैंने पूरी ज़िंदगी में, अपनी पूरी लाइफ में एक पेयर ऑफ शूज़ भी नहीं ख़रीदा। तो यू कैन सी दी बेसिक नीड्स जो है उनकी, वो कैसे वो अपनी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। द बॉय एक्सप्रेसेस अ सिंपल डिज़ायर, उसका सिंपल सा डिज़ायर है कि मुझे एक अच्छा सा शूज़ का पेयर खरीदना है। शोइंग डेप्रिविएशन, मतलब वो कि वो बेसिक नेसेसिटीज़ भी अपनी पूरी नहीं कर सकते। दिस हाईलाइट्स इनइक्वालिटी। और यहाँ पे क्या शो अब एक और थीम हमारे पास आ रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन इक्वालिटी, सोसाइटल इनइक्वालिटी, ठीक है, कंपैरिजंस, कि वो एक पूरी ज़िंदगी अपनी एक अच्छा सा पेयर भी नहीं खरीद पाया है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स ऑफ द स्टोरी, जो नरेटर जो है, राइटर हमें बता रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। और ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स। अब यहाँ पे एक लाइन और आई है, राइटर क्या बता रहे हैं कि जब मैं कंट्री से गुजरती हूँ, ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो बेयरफुट हैं, ठीक है, मतलब बिना शूज़ के हैं, सिटीज़ के अंदर और विलेज रोड्स में, ठीक है। और ये कहाँ की बात कर रही हूँ, याद रखेंगे, द इशू इज़ वाइड स्प्रेड अक्रॉस इंडिया, ठीक है, इंडिया की बात कर रही हैं, याद रखेंगे, ठीक है। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू वन प्लेस। वो बता रही है कि सिर्फ ये एक प्लेस की बात नहीं है, मैंने इंडिया में कई जगह पे ऐसा देखा है, ठीक है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इन वन एक्सप्लेनेशन। और ये भी बता रही है वो कि सोसाइटी ऑफन जस्टिफाइज पॉवर्टी एज ट्रेडिशन। सोसाइटी किसको एक्सेप्ट करती, कैसे बना देती है इसको, पॉवर्टी को, एज अ ट्रेडिशन, ये ट्रेडिशन बन चुका है। दिस रिफ्लेक्ट्स डिनायल ऑफ रियलिटी। और हम रियलिटी को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। पॉवर्टी इज ऑफन मिसरिप्रेजेंटेटेड, ओके, मिसरिप्रेजेंटेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। आई वॉन्डर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। अब क्या कह रही है राइटर, कि नरेटर इस क्वेश्चन दिस बिलीव क्रिटिकली इसको क्वेश्चन कर रही हैं, इस बिलीव को, ठीक है। शी रिकॉग्नाइजेज इट एज अ फॉल्स जस्टिफिकेशन। वो कह रही है ये गलत जस्टिफिकेशन है, ठीक है। ट्रेडिशन इज यूज एज एन एक्सक्यूज फॉर पॉवर्टी। पॉवर्टी को एक ट्रेडिशन बनाना एक गलत चीज़ है, और उसको स्ट्रांगली वो क्या कर रही हैं,
क्वेश्चन अप कर रही है, क्रिटिसाइज कर रही है इस चैप्टर में, इस स्टोरी में। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। अब वो एक स्टोरी बता रही है कि वो एक मैन उनको मिला था, एक आदमी मिला था, कहाँ का था वो, उडुपी का था, और उसने कहानी राइटर को बताई थी। वो क्या है वो बता रही, शायद वो आगे बताए मैम। द नरेटर रिकॉल्स अ रिलेटेड इंसिडेंट, वो रिकॉल कर रही है एक रिलेटेड इंसिडेंट। इट एड्स डेप्थ टू द नैरेटिव। देखते हैं क्या है। As a young boy, he would go to school past an old temple. स्टोरी जो उदुपी में एक मैन ने बताई थी, वही स्टोरी हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्या किस बारे में। As a young boy, he would go to the school past an old temple where his father was a priest. क्या है? The boy belongs to a modest background. यहाँ पता लग रहा है कि जो लड़का है वो कहाँ से है, मॉडेस्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। His life was simple but stable. उसकी लाइफ कैसी है, सिंपल है बट स्टेबल लाइफ है। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. The boy desired shows deeply. जो उसका डिज़ायर है वो बहुत ज़्यादा डीपली यहाँ पे शो अप हो रहा है। दिस शोज बेसिक नीड्स और ऑल्सो एस्पिरेशंस। शू सिम्बलाइजेज होप। तो वो लड़का क्या करता था, टेम्पल के बाहर रुकता था, प्रे करता था किस चीज़ के लिए, कि मुझे एक पेयर ऑफ शूज़ चाहिए। गॉड से प्रे कर रहे हैं वो, है ना, भगवान से मांगता था कि मुझे क्या चाहिए, एक पेयर ऑफ शूज़ चाहिए। ठीक है, वो उसकी स्टोरी बता रही है। 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल। अब राइटर क्या कह रही हैं कि मैंने उसके 30 years के बाद मैंने दोबारा से रिविजिट किया उसके टेम्पल को, उसके टाउन को, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन। ठीक है, तो क्या देखती हैं वो, टाइम हैज़ चेंज द प्लेस, नाउ इट फील डिजर्टेड एंड लाइफलेस। वो टेम्पल, वो विलेज, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक है, तो चेंज ओवर टाइम इज हाईलाइटेड। एक यहाँ पे एक और थीम आ रही है यहाँ पे, चेंज। कि चेंज क्या हुआ, ईयर्स के साथ, वक्त के साथ वहाँ पे चेंज आ चुका। ठीक है, टेम्पल भी नहीं रहा, ना विलेज रहा। इन द बैक यार्ड वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट देयर वॉज रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। अब क्या बता रही है कि जो बैक यार्ड में मैं गई तो मैंने, जहाँ पे जो न्यू प्रीस्ट थे वो रहते थे, अब वहाँ पे क्या था, प्लास्टिक चेयर्स रेड और वाइट कलर की पड़ी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मॉडर्नाइजेशन कंट्रास्ट पास्ट। अब मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, द सेटिंग शोज मॉडर्न चेंजेस, इट कंट्रास्ट पास्ट सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी थी पास्ट की, वो खत्म हो चुकी है उस जगह की। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म। और जो यंग बॉय जो वो जिनसे मिली थी, उस बच्चा कैसा था, ग्रे यूनिफॉर्म में ड्रेस्ड अप था। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, क्या पहना हुआ था, सॉक्स और शूज पहना हुआ था। अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग इन अ फोल्डिंग बेड। ठीक है, जल्दी से भागता हुआ आया, अपने स्कूल बैग को फेंका फोल्डिंग बेड के ऊपर। ठीक है, तो बॉय रिप्रेजेंट इम्प्रूव्ड कंडीशन। जो जो अब क्या इस ये लाइंस यहाँ पे शो करी है नरेटर ने, राइटर ने, क्या दिखा रही है कि बॉय की जो इम्प्रूव्ड कंडीशंस दिखा रही हैं, कि जो लड़का वहाँ पे वो देखा करती थी कि वो टेम्पल में हाथ जोड़ के क्या करता था, प्रेयर करता था, कि क्या मांगता था, कि मुझे एक पेयर ऑफ शूज़ चाहिए। उसी बच्चे की बात हो रही है कि कंडीशंस उसकी इम्प्रूव हो गई हैं। ही हैज़ एक्सेस टू एजुकेशन एंड शूज़। और वो क्या, उसको एक्सेस है, अब एजुकेशन भी वो प्रॉपरली ले रहा है, और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसके पैरों में देखी गई कि उसके सॉक्स भी थे और शूज़ भी थे। ठीक है, तो बेसिकली ये सब बताने का मतलब यही है कि न्यू जनरेशन हैज़ बेटर अपॉर्चुनिटीज़। जो नई जनरेशन है उसके पास ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. अब यहाँ पे एक और बात आ रही है सामने। जब नरेटर बॉय को देख रही है, उस यंग बॉय को देखा उन्होंने, तो वो दोबारा से एक प्रेयर कर रहा था गॉडेस से टेम्पल में। क्या प्रेयर कर रहा था, कि मुझे तो ये शूज़ मिले हैं, ये कभी भी मेरे पास से नहीं जाए। ठीक है, तो क्या दिखा रही है ये चीज़ हमें, द नरेटर रिकॉल्स द अर्लियर बॉयज ग्रैटिट्यूड, इट शोज हाउ प्रीशियस स्मॉल थिंग्स आर फॉर द पुअर। कि पुअर लोगों के लिए छोटी छोटी चीज़ें भी कितनी प्रीशियस होती हैं, कितनी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। ठीक है, जैसे कि उस बच्चे के लिए उसके सॉक्स और शूज़, वो क्या कह रहे हैं अब, कि मेरे पास से कभी भी नहीं जाए। ओके, द स्मॉल थिंग्स होल्ड ग्रेट वैल्यू फॉर द पुअर, ये हमें देखना है। ऐसे ये स्टोरी बताने का मतलब यही था कि जो अब वो इंडिया में रियलिटी देख रही है इन बच्चों के बीच में, उससे वो कनेक्ट कर रही हैं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है, जो गॉडेस है वहाँ पे, हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर मतलब द बॉय केप्ट हिज शूज सिम्बलाइजिंग फुलफिल्ड ड्रीम। गॉडेस ने उसकी बात सुन भी ली, और वो शूज़ को है, सॉक्स को बहुत संभाल के रखता है। ठीक है, यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़। इसका मतलब यही हुआ कि उनकी कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो गई। बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस। तो वो कंपेयर कर रही हैं
वो उन सिचुएशन को, जो उद्युक्ति वाली स्टोरी थी, उसको किससे कंपेयर कर रही है, रैग पिकिंग पिकर से, जो उनके नेबरहुड में वो देखती हैं, बच्चों को देखती हैं जिन जो कि अभी तक शूलेस हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी स्टिल परसिस्ट, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी बताई गई है। मैनी चिल्ड्रन आर स्टिल डिप्राइव्ड, बहुत सारे बच्चे अभी भी डिप्राइव्ड हैं। ओके, माई अक्वाइंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है दिल्ली की सीमापुरी एरिया की। अब वो क्या कह रही हैं कि ये बेयरफुट रैग पिकर्स मुझे कहाँ से कहाँ पे लेकर आ गए, सीमापुरी तक लेकर आ गए। मैंने सर्च जारी रखी, मैंने देखा ये बच्चे कहाँ से आते हैं, ठीक है। राइटर अपनी बात कह रही हैं कि मैंने सर्च जारी रखी, मैंने देखा ये बच्चे कहाँ से आते हैं, मैंने उनके बारे में खोजबीन करी और मैंने देखा कि ये दिल्ली के सीमापुरी एरिया से आ रहे हैं, ठीक है। सीमापुरी इज फिजिकली क्लोज, मतलब सीमापुरी जो फिजिकली क्लोज है बट सोशली डिस्टेंट। इट हाईलाइट्स मार्जिनलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, आप उसको नोट करेंगे, ठीक है। सीमापुरी रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो जगह, सोशल एक्सक्लूजन, ठीक है। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वाटर्स who came from Bangladesh back in 1971। अब क्या बता रही हैं राइटर कि जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं सीमापुरी में, वो रेसिडेंट्स कैसे हैं, माइग्रेंट्स हैं, ठीक है, और सेटल्ड हो गए हैं इलीगली। दिस शोज डिस्प्लेसमेंट, तो मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो सीमापुरी की कैसी है, माइग्रेंट्स हैं फ्रॉम बांग्लादेश। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, और साहिब आलम की फैमिली भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करती है। ही इज ऑल्सो अ माइग्रेंट। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस। अब उस टाइम पे सीमापुरी क्या था, इनिशियली द एरिया वॉज एम्प्टी एंड अनडेवलप्ड, अंडरडेवलप्ड एरिया है वो। इट स्टिल इज, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। नाउ इट इज़ पॉपुलेटेड बट स्टिल लैक्स डेवलपमेंट। तो कंडीशन बता रही है सीमापुरी कैसी है, डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे, कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई भी है। इट्स स्ट्रक्चर ऑफ मड, अब वहाँ का जो प्लेस है, रीजन है, वो डिस्क्राइब किया जा रहा है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैग पिकर्स, ठीक है। सीमापुरी की वो बात बता रही है किस तरह की जगह है। तो हमें क्या पता लग रहा है, स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, मड का, ठीक है। मड क्या होती है, कीचड़, फाइन। विद रूफ्स, कैसे रूफ्स हैं, टिन और टारपोलिन के रूफ्स डले हुए हैं, छत डली हुई है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, कचरा सब तरफ फैला हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ख़राब है, पानी बह रहा है, सब तरफ पानी है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ख़राब है। और वहाँ पे कम से कम कितने लोग रह रहे हैं, 10,000 रैग पिकर्स वहाँ पे रह रहे हैं। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी इन लिविंग कंडीशन, वहाँ पे क्या शो हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है लिविंग कंडीशंस के अंदर, ठीक है। तो लिविंग कंडीशंस कैसी हैं, बहुत ज़्यादा पुअर है, एक्सट्रीमली पुअर। बेसिक फैसिलिटीज़ भी एब्सेंट है उस जगह से, ठीक है। चलिए, दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। तो क्या बता रहे हैं कि वो यहाँ पे रैग पिकर्स जो बांग्लादेश से आए हैं, माइग्रेंट वर्कर्स जो आए हुए हैं, वो यहाँ पे मोर देन 30 ईयर से ऐसी कंडीशंस पे रह रहे हैं, विदाउट एन आइडेंटिटी, इलीगली रह रहे हैं, विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, ठीक है। विदाउट आइडेंटिटी रह रहे हैं, ठीक है, विदाउट परमिट्स रह रहे हैं, क्योंकि माइग्रेंट्स हैं, वो इलीगली रह रहे हैं, बट राशन कार्ड्स उनके पास हैं, जो उन्हें मिल जाता है ईजिली, नेम ऑफ वोटर लिस्ट में उनका नाम डल जाता है और वो अपना राशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि दे लैक लीगल आइडेंटिटी, ऐसे लोगों की कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं है बट सर्वाइव थ्रू राशन कार्ड, सिर्फ राशन कार्ड्स के ऊपर उनकी सर्वाइवल है। दिस शोज पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन भी यहाँ पे हमें पता लग रहा है, ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस प्लस सर्वाइवल मैकेनिज्म। चलें आगे बढ़ते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि बेसिक सर्वाइवल नीड्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आइडेंटिटी से, प्रायोरिटाइज ओवर राइट्स, ठीक है। सर्वाइवल के लिए वो लोग क्या करते हैं, रैग पिकिंग करते हैं ताकि उनको खाना मिल सके। फूड, राशन कार्ड की बात होगी ना यहाँ पे, तो राशन कार्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है instead of survival, okay, instead of identity. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris
where I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. अब नरेटर ने एक वहाँ पे ग्रुप था, राइटर ने पूछा एक ग्रुप से वहाँ पे सीमापुरी में, किसका ग्रुप था? लेडीज़ का, औरतों का ग्रुप था, अ ग्रुप ऑफ वुमेन, ठीक है। क्या पहनी हुई थी वो? टैटर्ड साड़ीज़। अब साड़ीज़ कैसी पहनी हुई थी वो? टैटर्ड मतलब जगह जगह से फटी हुई थी, पुरानी थी। तो नरेटर पूछ रहा है कि तुमने अपने ढाका में, बांग्लादेश में ग्रीन फील्ड्स को क्यों छोड़ दिया, यहाँ पे क्यों तुम शिफ्ट हो गए, माइग्रेंट हो गए? तो जवाब क्या आता है वो देखते हैं। वो कह रही है कि if the end of the day, ठीक है, if at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, कि भूखे पेट सोने से अच्छा है, we would rather live here than in the field that gave you no green। भूखे पेट हम सोने से यहाँ पे हमें कम से कम हम यहाँ पे भूखे पेट नहीं सोते। अगर हम अपनी फील्ड्स में रहेंगे, ढाका में रहेंगे, तो वहाँ पे हमारी फील्ड्स हमें कोई ग्रेन नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? डिज़ास्टर्स, वहाँ डिज़ास्टर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से उनकी फार्मिंग लैंड को बहुत लॉस होता है, और उसी वजह से ये लोग क्या नहीं कर पाते, फार्मिंग नहीं कर पाते और आगे नहीं बढ़ पाते। इसी वजह से यहाँ माइग्रेंट हुए हैं, और माइग्रेशन की वजह से यहाँ पे रैक पिकिंग कर रहे हैं, और रैक पिकर्स की वजह से इनको थोड़ा बहुत जो ये अर्निंग करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, क्या कह रहे हैं कि हम कम से कम भूखे पेट नहीं सो पाते रात को, कुछ हमें खाने को मिल जाता है। लेकिन ढाका में, बांग्लादेश में हमें इतना भी नहीं मिलता। ये कौन जवाब दे रहा है? जो औरतें हैं वहाँ पे, जिससे बात कर रही है राइटर, ग्रुप ऑफ वुमेन जो टैटर्ड साड़ीज में है, वो जवाब दे रही हैं किसको? राइटर को। तो वुमेन एक्सप्लेन्स देयर माइग्रेशन ड्यू टू हंगर, हंगर की वजह से, है ना, कि उनकी फील्ड्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं और वहाँ पे हमें भूखी पेट सोना पड़ता है, खाने को कुछ नहीं होता, तो ड्यू टू हंगर दे आर माइग्रेटिंग हियर, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स हार्श इकोनॉमिक रियलिटी, हार्श इकोनॉमिक रियलिटी हमें बता रहा है। हंगर ड्राइव्स माइग्रेशन, हंगर की वजह से, भूख की वजह से वो माइग्रेट यहाँ पे कर चुके हैं। ओके, वेरेवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स। एक और बात हमें पता लग रही है कि क्या कह रही हैं वो औरतें, कि जहाँ पे भी हमें खाना मिलता है हम अपना टेंट जो है वहाँ लगा लेते हैं, ठीक है, तो वही हमारा घर बन जाता है। देयर लाइफ इज़ अनस्टेबल एंड टेम्प्ररी, ये भी हमें पता लग रहा है कि उनकी लाइफ कैसी है, एक अनस्टेबल लाइफ है और टेम्प्ररी लाइफ है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पेरेंट्स इन सर्वाइवल, जो चिल्ड्रंस जो वहाँ पे पैदा हो रहे हैं उनको भी फोर्स किया जाता है काम करने के लिए, वर्क अर्ली मतलब शुरू से ही, ठीक है, चाइल्डहुड उनसे छीन लिया जाता है और चाइल्डहुड एज में ही उनसे काम लिया जाता है, ऐसी सोसाइटीज़ में, ऐसी जगहों पे। तो चाइल्ड लेबर जो है यहाँ पे नॉर्मल है, चाइल्ड लेबर इज़ नॉर्मलाइज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ऐसी सोसाइटी में और ऐसी बैकग्राउंड में यहाँ पे बच्चे बढ़ते हैं और करते हैं काम। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। अब सर्वाइवल का क्या यहाँ पे मेन मोटिव है, ठीक है, सर्वाइवल यहाँ पे कैसे करी जाती है सीमापुरी में, वो देखते हैं। सीमापुरी में सर्वाइवल का जो एक तरीका है वो है रैग पिकिंग, ठीक है, कचरे में से क्या करना, यूजफुल आइटम्स निकालना और उसको बेच कर आना। तो रैग पिकिंग इज अ मेन लाइवलीहुड, ठीक है। रैग पिकिंग क्या है, यहाँ पे सर्वाइवल को डिनोट किया गया है, रिलेट किया गया है, ठीक है। रैग पिकिंग क्या है, यहाँ पे मेन लाइवलीहुड का एक मोटिव है, ठीक है। चलिए, थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ द फाइन आर्ट। अब देखिए यहाँ पे रैग पिकिंग को किससे कंपेयर कर रहे हैं? फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स देखिए एक सब्जेक्ट होता है, आपको पता है। तो यहाँ ऐसा बोल रहे हैं कि थ्रू द ईयर्स मतलब इतने टाइम से वो रैग पिकिंग कर रहे हैं, एक स्किल बन चुकी है, वो इसको एक स्किल मानने लगे हैं। दे हैव बिकम स्किल्ड इन रैग पिकिंग। वहाँ पे बच्चे कैसे बन चुके हैं? स्किल्ड हो चुके हैं रैग पिकिंग के अंदर, और स्किल डेवलप इन सर्वाइवल। तो उसे फाइन आर्ट से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। गार्बेज कैसा है उनके लिए? गोल्ड की तरह है, सोने से कंपेयर किया जा रहा है। वेस्ट बिकम्स वैल्यूबल फॉर सर्वाइवल। ओके, इट इज़ देयर डेली ब्रेड, वो उनकी डेली ब्रेड है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इट इज़ अ लीकिंग रूफ। तो रैग पिकिंग करना, कचरे में से वैल्यूबल आइटम्स को निकालना कैसा है? उनकी डेली ब्रेड है, उससे उनकी अर्निंग होती है, वो खा पाते हैं, ठीक है। फूड है, और रूफ ओवर देयर हेड मतलब छत का जरिया है, छत, चाहे वो छत कैसी हो, उस लीकिंग रूफ हो मतलब चाहे उसमें से पानी टपक रहा हो, लीकिंग हो, लेकिन वो एक छत है उनके लिए, और वो सब कहाँ से आता है? रैग पिकिंग से आता है। तो यहाँ पे गार्बेज को, जो कचरा होता है गार्बेज, ठीक है, एंश्योर्स सर्वाइवल थ्रू कंडीशंस आर पुअर, ठीक है। लाइवलीहुड इज इनसिक्योर, कैसा है उनका लाइवलीहुड? इनसिक्योर है, ओके।
आगे देखते हैं, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। लेकिन बच्चे के लिए, एक बच्चे के लिए ये उससे भी ज़्यादा है। फॉर चिल्ड्रन गार्बेज रिप्रेजेंट्स होप, प्ले एंड ड्रीम्स। ठीक है, तो बच्चों के लिए कैसा है, एक होप है रैग पिकिंग, ठीक है, और प्ले मतलब उसी के अंदर वो खेलते हैं, जैसे कि हमने देखा था शुरू में जब बता रही थी राइटर की साहिब आलम के साथ और भी बच्चे होते हैं नेबरहुड में, वो रोज़ देखती हैं कि वो कुछ जो है खेल रहे होते हैं, ठीक है, कुछ रैग पिकिंग कर रहे होते हैं। तो क्या है, प्ले का जरिया है गार्बेज और ड्रीम्स। ये काम जो है उनका रैग पिकिंग करना, वो क्या है, उनके लिए होप भी है बच्चों के लिए, ठीक है, खेलने का एक बैकग्राउंड भी है, खेलने की फील्ड समझ लीजिए आप, खेलने का तरीका है, और एक ड्रीम्स, उसके अंदर उनके बहुत सारे ख्वाब भी छुपे हुए हैं। तो गार्बेज क्या है, एक तरह से उनके लिए होप फॉर चिल्ड्रन, गार्बेज कचरे की बात हो रही है, गार्बेज क्या है, होप है बच्चों के लिए। ठीक है, अब यहाँ तक हम चैप्टर को रखते हैं। बट फॉर द चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, बट फॉर द चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, ठीक है, वो हमने समझ लिया। यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में, नेक्स्ट पार्ट में मैं इससे आगे आपको पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ तक जो हमने पढ़ा है उसमें से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देख लेते हैं। कैरेक्टर कौन कौन से आए हैं, साहिब आलम, ठीक है, नरेटर अनीस जंग, इसमें जो राइटर अपनी बात कह रहे हैं, नरेटर जो अपनी बात कह रही है वो कौन है, अनीस जंग, ठीक है। उसके बाद रैग पिकिंग, रैग पिकर्स के बारे में आया है, और प्रीस्ट सन, यहाँ पर तक हमने कैरेक्टर्स देखे। प्लेसेस ढाका, सीमापुरी, दिल्ली, उदुपी। ओके, इवेंट्स माइग्रेशन, रैग पिकिंग, प्रॉमिस ऑफ स्कूल, ठीक है, और बेयरफुट कंडीशन। उसके बाद कंसेप्ट कौन कौन से आए हैं, पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, माइग्रेशन, सोशल इनइक्वालिटी और सर्वाइवल। वोकैबुलरी देख लेते हैं, डेप्रिवेशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, मार्जिनलाइजेशन, आयरनी, परपेचुअल पॉवर्टी। ठीक है, ये हम आपको देखेंगे, नोट करेंगे, और अपने एग्जाम में ये जो वर्ड्स हैं लास्ट वाले, इसको भी यूज़ करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज देखते हैं। व्हाई डिड साहिब लीव ढाका, साहिब ने ढाका को क्यों छोड़ा। आंसर क्या है इसका, ड्यू टू स्ट्रॉम्स, नेचुरल डिजास्टर्स वहाँ पे बहुत आते थे, इसी वजह से उन्होंने उस जगह को, अपनी फील्ड्स को, अपने मेन होम को, नेटिव प्लेस को छोड़ दिया। व्हाट डज गार्बेज इज गोल्ड इम्प्लाई, ठीक है, यहाँ पे जो गार्बेज इज गोल्ड की बात आई है उसका क्या मतलब होता है, सर्वाइवल रिसोर्स, क्या है, एक सर्वाइवल रिसोर्स है। व्हाट डज बेयरफुट सिंबलाइज, बेयरफुट क्या सिंबलाइज कर रहा है, पॉवर्टी, है ना, कि उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, तो बहुत ज़्यादा गरीबी है। फोर्थ क्या है, सीमापुरी इज मेटाफोरिकली माइल्स अवे बिकॉज, अब यहाँ पे सीमापुरी को मेटाफोरिकली दूर बोला गया था, राइटर ने बताया था, क्यों, इट इज़ सोशली बैकवर्ड, ठीक है, वैसे तो पास में है दिल्ली में, लेकिन उसे मेटाफोरिकली दूर क्यों बोला गया है, कि वो सोशली बैकवर्ड है, अर्बन सिटी के जो लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, वो उनसे बहुत ज़्यादा सोशली बैकवर्ड है। जो कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे चैप्टर में भी बताई है नरेटर ने, किस तरह की कंडीशंस और बैकग्राउंड में वो रह रहे हैं सीमापुरी में, तो इसलिए वो क्या है, मेटाफोरिकली उसको माइल्स अवे कहा है, कि सोशली बैकवर्ड है वो लोगों से, है ना, जो अर्बन सिटी के लोग यहाँ पे रह रहे हैं दिल्ली में, ये आप याद रखेंगे। कमिंग टू द एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, व्हाट डज स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड मीन्स, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड का मतलब क्या होता है, सर्चिंग वैल्यूबल आइटम्स इन गार्बेज फॉर सर्वाइवल, ठीक है, गार्बेज में से वैल्यूबल आइटम्स को निकालना सर्वाइवल के लिए, ताकि कुछ अर्निंग हो सके। वाई सीमापुरी माइल्स अवे मेटाफोरिकली, अभी देखिए दोबारा से क्वेश्चन आया, ड्यू टू सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की वजह से राइटर कैसे कर रहे हैं उसको कंपेयर, मेटाफोरिकली माइल्स अवे बोल रहे हैं सीमापुरी को, ठीक है। व्हाट डज साहिब नेम सिग्निफाई, साहिब का नेम क्या सिग्निफाई करता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, ये आयरनी है। चलें, शॉर्ट आंसर्स कैसे लिखेंगे, ये रहे सारे क्वेश्चंस, आप देख सकते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। व्हाई डज साहिब नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, रीड दिस, यू हैव टू प्रैक्टिस। व्हाट डज बेयरफुट कंडीशन इंडिकेट, व्हाई डज पीपल माइग्रेट टू सीमापुरी, ठीक है। तो ये सारे आंसर्स हैं, आप देखिए, प्रैक्टिस करिए, ताकि आप भी अपने एग्जाम में क्या इस तरह से आंसर्स लिख के आ सकें। ओके, लॉन्ग आंसर देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या आता है, हाउ डज अनीस जंग हाईलाइट द थीम ऑफ पॉवर्टी इन द एक्सट्रैक्ट, किस तरह से जो राइटर हैं अनीस जंग, वो पॉवर्टी की थीम को हाईलाइट कर रही हैं अपने एक्सट्रैक्ट में, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि जो स्टोरी एंड चाइल्डहुड है, एक बहुत अच्छी नॉवल है, बड़ी नॉवल है, जिसमें से हम सिर्फ दो ही एक्सट्रैक्ट्स देखेंगे, फर्स्ट है साहिब आलम का, और नेक्स्ट है मुकेश के बारे में, ठीक है, तो आपको ये इसमें बताना है। उसके बाद वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज डू वी लर्न फ्रॉम साहिब्स लाइफ, हम क्या सीख रहे हैं, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम साहिब्स लाइफ,
है ना, क्या सीख रहे हैं हम साहिब की लाइफ से? वी लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सोसाइटी मस्ट इंश्योर एजुकेशन एंड बेसिक राइट्स फॉर ऑल चिल्ड्रन. पॉवर्टी शुड नॉट डिनाई चाइल्डहुड एंड अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, तो ये आप अच्छे से लाइन को नोट कर लीजिए, आपके कंक्लूजन की भी ज़रूरी है, और हाँ, हर आंसर में आप लिख कर आएंगे इस लाइन को, जहाँ पे भी ये पूछा जाएगा, साहिब की लाइफ के बारे में पूछा जाएगा. ठीक है, आगे देखते हैं कैरेक्टर बेस्ड. साहिब का कैरेक्टर आपको डिस्क्राइब करना है. तो साहिब कैसा? इनोसेंट, होपफुल और हार्ड वर्किंग. डिस्पाइट पॉवर्टी ही डिजायर्स एजुकेशन. ठीक है, हिज लाइफ रिफ्लेक्ट स्ट्रगल. स्ट्रगल हमें दिख रहा है. डेप्रीवेशन एंड लॉस्ट चाइल्डहुड. ठीक है, ये आप बताएंगे. उसके बाद थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, ये आप देख सकते हैं. द एक्सट्रैक्ट हाईलाइट द थीम ऑफ पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर एंड लॉस ऑफ चाइल्डहुड. बेटा सेकंड. सो हमें पता लग रहा है इस एक्सट्रैक्ट से कि पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर एंड लॉस ऑफ चाइल्डहुड, शोइंग हाउ सोशल इनइक्वालिटी फोर्सेस चिल्ड्रन इनटू सर्वाइवल इंस्टीड ऑफ एजुकेशन. तो ये सब हम थीम और सेंट्रल आइडिया हमें पता होना चाहिए स्टोरी का, जो जो अब तक हमने देखा है. उसके बाद हम अजर्शन रीजन का क्वेश्चन देख लेते हैं. अजर्शन में क्या है? साहिब इज कॉल्ड साहिब आलम. ठीक है, साहिब आलम बोला है साहिब को. अब ही लिव्स इन अ लाइफ ऑफ लग्जरी. रीजन में क्या है कि वो लाइफ ऑफ लग्जरी जी रहा है. आंसर है सी. एजर्शन तो सही है, रीजन क्या है? फॉल्स. ऐसा नहीं है, वो लाइफ ऑफ लग्जरी नहीं रह रहा. ओके, तो आंसर इज सी. ये क्वेश्चन आते आते हैं आपके एजर्शन रीजन के, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे. कैरेक्टर एनालिसिस कर लेते हैं. साहिब आलम का कैरेक्टर देखते हैं. इनोसेंस, डेप्रीवेशन, इमोशनल कन्फ्लिक्ट एंड लैक ऑफ रियलाइजेशन. ठीक है, किस तरह से कहाँ पे है ये मैंने आपको बताया है. यू हैव टू रीड दिस, बट इन योर आंसर्स इन बोर्ड एग्जाम्स यू डोंट हैव टू राइट इन पॉइंट्स. आप पॉइंट्स में नहीं लिख कर आएंगे. यू हैव टू मेक अ कंप्लीट गुड पैराग्राफ ऑफ दीज पॉइंट्स. ठीक है, आपको अच्छे से पैराग्राफ बनाना है. जैसे इनोसेंस में हम क्या बताएंगे? बिलीव्स नैरेटर्स प्रॉमिस. जो नैरेटर ने उससे प्रॉमिस करा, क्या करा था कि मैं अगर स्कूल बनाऊंगी तो तुम पढ़ोगे, तो ये फॉल्स प्रोमिस दिखा रहा है कि इनोसेंट है था वो. डेप्रीवेशन, लिव्स इन पॉवर्टी. और इमोशनल कन्फ्लिक्ट क्या था? वांट्स एजुकेशन बट कैन नॉट. ठीक है, एक्सेस और लैक ऑफ रियलाइजेशन क्या था? अनअवेयर ऑफ नेम मीनिंग. उसे अपना नाम का मीनिंग भी नहीं पता था प्रॉपर्ली. और ये सब चीज़ें क्या बता रही? रिप्रेजेंट लॉस्ट चाइल्डहुड ड्यू टू पॉवर्टी. ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? नैरेटर का बता रहे हैं, अनीस जंग. सेंसिटिव. ठीक है, क्यों सेंसिटिव थी? क्योंकि वो पॉवर्टी को डीपली ऑब्जर्व कर रही थी. ठीक है, और रियलाइजेशन, अंडरस्टैंड हार्श रियलिटीज. इमोशनल कन्फ्लिक्ट, फील्स गिल्टी फॉर फॉल्स प्रॉमिस. अवेयरनेस, क्वेश्चन सोशल इनजस्टिस. ओवरऑल देखते हैं. एक्ट एज अ वॉइस हाईलाइटिंग सोशल इनइक्वालिटी. ठीक है, ये सब आप बताएंगे कैरेक्टर के, नैरेटर के बारे में, उनका कैरेक्टर कैसा था. यू हैव टू मेक अ पैराग्राफ ऑफ दीज पॉइंट्स. ओके, रिविजन देखते हैं. साहिब लाइफ. Sahib Lives is in Law Spring exposes how poverty, migration and social neglect rob children of their childhood and education. तो हम अभी तक जो पढ़ा है हमने, उसमें हम देख सकते हैं कि साहिब की लाइफ लॉ स्प्रिंग में कैसी दिखाई गई है. पॉवर्टी, माइग्रेशन और सोशल नेग्लेक्ट क्या छीन लेता है बच्चों से? उनका चाइल्डहुड छीन लेता है, उनके एजुकेशन, उनका यूथ, है ना, वो सब छीन रहा है. क्या? माइग्रेशन, पॉवर्टी और सोशल नेग्लेक्ट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, so this is the whole analysis, whole explanation of the first part of the chapter law spring, the story and childhood. And in the next part we will move forward. इसमें आगे पढ़ेंगे, देखेंगे. ठीक है, अच्छे से रिवाइज करिए. कीवर्ड्स, वोकैबुलरी को देखिए. क्वेश्चन आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, और जितनी भी इंपॉर्टेंट अभी तक कीवर्ड्स और एक्सप्लेनेशन आए हैं, पॉइंट्स आपको मैंने बताए, वो भी आप नोट करेंगे अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर. ठीक है, आई विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू फॉर कमिंग एंड पार्टिसिपेटिंग. थैंक यू फॉर इंटरेक्टिंग ऑल्सो. And thanks for supporting me and my channel. I will be meeting you in the next video with the next topic. Have a nice day ahead. Revise regularly. Okay, now I'm closing this session.